हेलो, वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे गाला क्वेश्चन पेपर साइंस के क्वेश्चन पेपर की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर 6। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन पेपर 6 के साथ हमारे क्वेश्चन पेपर की सीरीज आज यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन ये वादा रहा कि हम अगले कभी नेक्स्ट टाइम भी मिलते रहेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक पहले तो हम ये शुरुआत करते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहला सवाल हमारा एज ऑलवेज 4th नंबर के चैप्टर में से क्या पूछा गया है आज कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने वाला कैटालिस्ट कौन सा है। तो भाई वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने वाला कैटालिस्ट। तो कौन सा होगा? बी निकल। क्या हो जाएगा? बी निकल। आगे कौन सी मेडिसिन यूज होती है इनडाइजेशन के लिए? इनडाइजेशन के लिए कौन सा यूज होता है? एंटासिड। आई बात समझ में? एंटासिड्स होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं? मॉम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर क्या बोला गया है? ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक टीचर ने क्या बोला कि भाई सर्किट को ज्वाइन करो, और बच्चों ने इस तरह की सर्किट बनाई। अब ये सर्किट में गड़बड़ कहाँ पर है? अगर सर्किट आपको थोड़ी विजिबल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक जरा बड़े करके आपको दिखाता हूँ कि क्या है चीजें। सी यहाँ पर जो सर्किट है ये तो बराबर है कि चलो बैटरी है, यहाँ से वायर गया, यहाँ से करंट स्प्लिट हुआ, ये रेजिस्टेंस है वो भी बराबर है, ये उसके पैरेलल में वोल्टमीटर है वो भी बराबर है। अब यहाँ पर उन्होंने पैरेलल में ही ए मीटर ज्वाइन कर दिया है। क्या सही है? नहीं सर जी, ए मीटर कैसे लगता है? सीरीज में लगता है, बराबर। तो ये गड़बड़ उन्होंने कर दी है। क्लियर? चलो ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन या फिर एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिया गया है टेक्स्ट बुक में कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। तो कौन सा कंपोनेंट है? तो कि सर जी ए मीटर, आंसर सी रहेगा। इसके बाद पूछा गया है कि किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा? तो कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है ग्लोमेरुल्स। क्या करता है? ग्लोमेरुल्स, बराबर, जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बोला गया है हमें कि वर्चुअल इमेज जो है वो कौन करता है? ऑलवेज। वर्चुअल इमेज तो है ये, लेकिन ये वर्ड आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। कौन सा? ऑलवेज। मतलब क्या? कभी भी वो रियल इमेज को फॉर्म करेगा नहीं। मतलब कि ऑलवेज क्या होगा? वर्चुअल। कॉनकेव मिरर हो सकता है ना मुन्ना ना, उसमें तो रियल और वर्चुअल दोनों होंगे। कॉन्वेक्स मिरर, हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन लेंस तो क्या सर वो भी कॉनकेव लेंस, वो भी बराबर है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। विच कलर ऑफ द लाइट गेट्स स्कैटरिंग द मैक्सिमम ड्यू टू एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की वजह से सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस लाइट का होने वाला है? तो कि सर ब्लू लाइट का होने वाला है, इसीलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। ऐसा मिलता जुलता सवाल भी हमने लास्ट टाइम किया था, याद आया? ठीक है, चलो एमसीक्यू की जर्नी यहाँ पर खत्म होती है। अगली तरफ बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में? सबसे पहला सवाल है कि कौन सी रिएक्शन है दैट टेक प्लेस बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट विल बी एस्टरिफिकेशन। कौन सी होगी? एस्टरिफिकेशन, बराबर। इसी को तो एस्टर बोला जाता है, बराबर। अल्कोहल और एसिड उसी को मिला के क्या बनता है? एस्टर। मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? एस्टरिफिकेशन। चलिए ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, बहुत ही आसान सवाल, सिंपल सा, बराबर। कूलम के नाम से है ऐसा यूनिट। ठीक है, कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन फ्लोएम। फ्लोएम में क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। किडनी में जो होता है रीअब्जॉर्प्शन, उसको ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। और नॉर्मली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब उसको जाना हो तो उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। फिलहाल हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन है कि भाई जो ट्रेट है किस चीज के, ऑर्गेनिज्म के, वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं? डीएनए के थ्रू। बट यहाँ पर बोला गया पैटर्नल डीएनए, मैटरनल डीएनए या बोथ, पैटर्नल मैटरनल। फिलहाल पैटर्नल मतलब फादर, मैटरनल मतलब मदर। मतलब कि आपके बॉडी
बॉडी में जो डीएनए है, यहाँ पर जो भी बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, डीएनए है, वो पिताजी की बॉडी से आते हैं या माताजी की बॉडी से। तो अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको जेंडर बोलना है, यहाँ पर जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स पूछा है। तो जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स तो दोनों की तरफ से आते हैं, मतलब कि बोथ। आंसर क्या आ जाएगा? बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, दोनों तरफ से आते हैं। लेकिन सिर्फ पूछा गया होता तो कि सर जेंडर में वो भी बॉयज बनना है या गर्ल्स बनना है, वो कौन इन्फ्लुएंस करता है? वैसे तो दोनों आते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा इंपैक्ट कौन डालता है? बॉयज के डीएनए या फिर स्पर्म डालता है बिकॉज ऑफ XY क्रोमोसोम। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू, किसके थ्रू पास होता है? सपोज कि ये कॉन्केव मिरर हो, कोई भी आप ले सकते हो उसमें से। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएगा? सर रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगा वो फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है इतनी चीजें? डन। आंसर प्रिंसिपल फोकस रहेगा। क्लियर? चलो आई होप सभी आंसर आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन बाकी है कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। गलती मत करिएगा, ये मेटल नहीं पूछा है। मर्क्यूरी तभी आ सकता था जब ये मेटल था, हमें पूछा गया है नॉन मेटल। और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? तो कि सर ऐसा नॉन मेटल जो है वो है ब्रोमीन, जो कि कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर है यहाँ पर आंसर सारे? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स के साथ। 4 ट्रू फॉल्स धनाधन सॉल्व करते हैं। पहले बोला गया है कि मैग्नीशियम जो है वो लेस रिएक्टिव है देन एल्यूमिनियम। अभी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो, तो एल्यूमिनियम के ऊपर मैग्नीशियम है, मतलब मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पर बोला गया है कि वो लेस रिएक्टिव है। तो ये सीधा सीधा क्या बन जाता है? फॉल्स स्टेटमेंट बन जाता है। क्लियर? तो कि सर जी ये तो मोर रिएक्टिव होता है। फिर बोला गया है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 1/4 प्रोजेनी शॉर्ट होती है, तो क्या हाँ वो भी बराबर है। और F2 में, F2 के लिए 1/4 ही शॉर्ट होता है ना, बाकी 3/4 क्या होता है? टॉल। F1 F2 F1 में सारे के सारे टॉल थे, याद हो तो, बराबर। F2 में क्या था? टॉल 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 और शॉर्ट। लेकिन जीनोटाइपिक देखे तो वो रेशियो अलग होगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? ये 4 है, इस 4 में से 3/4 क्या आता है? तो कि सर टॉल, और ये 1/4 क्या आता है? शॉर्ट। इसलिए 1/4 शॉर्ट वाला आंसर सही होगा। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया है कि हाइपरमेट्रोपिया में आई लेंस जो है कैन नॉट बिकम थिन, थिन नहीं आएगा, थिक आएगा। और अगर हाइपर इसको ऐसा रखते हैं तो इधर क्या हो सकता है? मायोपिया हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर? चलो तो डन है? नहीं, एक और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का एक आखिरी सवाल। बोला गया है कि more concentration of hydronium ion H+ concentration more is the pH value। मतलब क्या है कि अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन H3O+, मैंने बोला था आपको H3O+ का मतलब होता है H+, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो pH की वैल्यू मोर नहीं आएगा, लेस आएगा, बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो सेकंड वाला ट्रू है, बाकी सब आई थिंक फॉल्स है, बराबर। चलो फिर आगे सवाल है, हाइपोथैलेमस किस चीज का पार्ट होता है? तो कि सर हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन के बेसल पार्ट में रहता है, मतलब वो किस चीज का पार्ट होगा? फोर ब्रेन का पार्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मेंडल के जो पी प्लांट है, पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट है, व्हाट डू द प्रोजेनिक ऑफ क्रॉस मेड बिटवीन द टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, मतलब कि 2 क्रॉस ब्रीडिंग करवाया है किस चीज का? तो कि सर टॉल और राउंड का। किधर गया किधर गया? टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स और शॉर्ट और रिंकल सीड्स का। तो ये दोनों का जब हम, ये आपके डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग के अंदर आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में वो टॉल टॉल वाला कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग है जहां पर 2 कैरेक्टर के बारे में बोला गया है, एक तो टॉल प्लांट और उसके सीड के टाइप्स, बराबर। तो ये तभी हो पाएगा। तो कि सर इसमें क्या बोला गया है कि सीड का रिजल्ट क्या होगा? तो कि सर ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? तो कि टॉल कैरेक्टर है और राउंड। तो अगर आपके इन दोनों के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? टॉल और राउंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ दी रेनबो। रेनबो बनाने के लिए क्या होता है? तो कि सर कलर जो है, व्हाइट कलर की जो लाइट है वो 7 में स्प्लिट हो जाती है, मतलब कि कौन सा पार्ट होता है? सर डिस्पर्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्पर्सन रिएक्शन। क्लियर? चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट
साइंटिस्ट है उनके ऑनर में हमने इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया है, उसका ऐसा यूनिट। तो साइंटिस्ट का नाम बताना है, कौन सा साइंटिस्ट होगा, तो कि सर आंद्रे मैरी एम्पियर। कौन सा था? आंद्रे मैरी एम्पियर। बोनस में एक और साइंटिस्ट का नाम बताता हूं जिसका नाम है एलेसांड्रो वोल्टा। एलेसांड्रो वोल्टा मतलब कि जिसके नाम पर से करंट के बारे में बात करी थी और जिसके नाम से वोल्टेज के नाम ने बात करी थी। एक और बोनस पॉइंट, मेंडल का पूरा नाम जो है वो है ग्रेगोर जॉन मेंडल। कौन सा है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। क्लियर? तो सभी साइंटिस्ट के नाम आपको याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, थायरोक्सिन मैच द फॉलोइंग्स है। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन तो एस्ट्रोजन करता है, तो फिर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म का ग्रोथ करता है, तो बी आंसर सही रहेगा। फिर बोला गया है टेस्टोस्टेरोन उसको कौन कंट्रोल करता है, तो क्या सर मेल सेक्स ऑर्गन उसके लिए है, बराबर, उसको कंट्रोल करता है, तो बी और सी आपके सही आंसर हो जाएंगे, बराबर है। चलिए फिर बोला गया है फ्रेगमेंटेशन किसका एग्जांपल है इसमें से, तो कि सर स्पाइरोगायरा के, और रीजनरेशन तो कि सर प्लेनेरिया का है, और लेशमेनिया वो तो बाइनरी फिजन में आएगा, है ना। चलिए तो बी सी और सी ए आंसर आपके बनते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जो कि हमारे होंगे सेक्शन बी के 2 मार्क की कहानियां होंगी छोटी छोटी, ठीक है। चलो तो 2 मार्क के सवाल सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। सबसे पहला है डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक सिंगल रिएक्टेंट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और उसके मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। तो जैसे ही आप उसको हीट करते हो तो वैसे ही क्या बनता है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक सिंगल रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोला जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि ये हीट की वजह से हुआ है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलोगे, थर्मल डीकंपोजिशन। क्लियर है। यहाँ पर आपको एक ही एग्जांपल बोला गया था, चाहे तो आप दूसरे अलग अलग ऐड कर सकते हो। फिलहाल आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 26 नंबर, एलॉय किसे कहते हैं, तो कि सर एलॉय का मतलब होता है ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल का मिक्सचर। कौन कौन से, तो कि सर मेटल और नॉन मेटल, वेरियस मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ मिक्सचर है। जैसे कि कौन सा हो गया, तो कि सर ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, फिर सोल्डर हो गया, बराबर। सोल्डर में लेड और टीन, इसमें क्या होगा, जिंक और टीन, और इसमें क्या होगा, कॉपर एंड जिंक हो जाएगा, बराबर। तो ये सारे जो है वो आपके अलग अलग टाइप के एलॉयज हैं। क्लियर है इतनी चीजें। आगे बढ़ते हैं। लिम्फ का मतलब क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो कि सर लिम्फ का मतलब होता है जो आपके कैपिलरीज है, उस कैपिलरीज के बीच में जो फ्लूइड पास होता है, जो टिश्यू लेस फ्लूइड है, सॉरी क्या बोलते हैं, जो टिश्यू फ्लूइड है, जिनके अंदर कोई कैपिलरीज नहीं होती, जिनके अंदर लिम्फ होता है और वो फैट को कैरी करता है, WBC को कैरी करता है, ऐसे जो ऑर्गेनल्स हैं उनको बोला जाता है लिम्फ, ऐसे फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होता है, बराबर। और उसके फंक्शन भी मैंने साथ साथ में बता दिए। सिंपल है। चलो आगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर क्या होंगे, तो कि सर गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते, इसमें गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल में जो वैरायटी है वो वैरायटी सिमिलर होती है, इसमें वैरायटी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, सिमिलर नहीं होती है। इतना डिफरेंस उनके अंदर था, और 2 पॉइंट ही बोले गए हैं आपको। आगे, एडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्यों एडॉप्ट करनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसीलिए एडॉप्ट करनी चाहिए ताकि कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी का केस ना रहे, बराबर। और दूसरे भी कोई भी एसटीडी से जो है वो आपको इंसान को बचाया जा सके, इसके लिए आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने चाहिए। आगे 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेंजर सिग्नल में क्या बोला गया है कि डेंजर सिग्नल लाइट रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे क्या होती है, कम होती है। अब सबसे, सॉरी उल्टा बोला ना मैंने, वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसका जो स्कैटरिंग है वो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, एकदम कम। और क्योंकि स्कैटरिंग कम है इसलिए आपको वो दूर तक विजिबल रहता है, इसीलिए आपको डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर के ज्यादातर दिखते हैं। फिर बोला गया है कि वाई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स
वाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के अंदर जो वायर या कंडक्टिंग डिवाइस कंडक्टर के तौर पर कुछ होता है, जैसे कि ब्रेड, आयरन, और उन सब के अंदर क्या होता है, एलॉयज यूज होता है, ना कि प्योर मेटल की जगह क्या यूज करते हैं हम, एलॉय यूज करते हैं। क्यों भला ऐसा इसीलिए क्योंकि जो एलॉय है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, प्लस वो ऑक्सीडेशन भी नहीं करते हैं, हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट भी नहीं करते, इसलिए हम एलॉय का ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू प्योर मेटल। आगे बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, शांति से सॉल्व करेंगे, कोई गए नहीं। बोला गया है लैंप है, उसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, 25 ओम है, बराबर। फिर बोला गया है R1, एक रेजिस्टेंस गिवन है R1, वैल्यू हमें नहीं बोली है। अब बोला गया है 12 वोल्ट का बैटरी है, 0.5 एम्पियर का करंट है, तो अननोन रेजिस्टेंस जो है R1 की वैल्यू ढूंढी है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैसे मिलेगा, टोटल वोल्टेज कितना है 12 और टोटल करंट जो है वो कितना है 0.4। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, V अपॉन I के मुताबिक हो जाएगी, ठीक है। अब बचा कौन, 12 अपॉन 12 अपॉन 4, 0.4, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 10। क्या लिख सकते हैं, ये 0.10 ऊपर चला जाएगा, तो ये सीधा 3 से कट होगा, तो आंसर आएगा 30 ओम। किसका आंसर आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर, सॉरी 30 ओम तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, बराबर 30 ओम जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। ये जो 30 ओम है वो है आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब एक रेजिस्टेंस था 25, तो दूसरा बचेगा कितना, एक 25 और दूसरा 30 है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 30 नहीं, वो तो R टोटल होगा, फिर ये R1 होगा, तो ये R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू 30 माइनस 25 मतलब कि 5 ओम हो जाएगी, बराबर। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R टोटल में से R टोटल की वैल्यू कितनी है 30, R1 की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो सॉरी R2 की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 30 माइनस 25 मतलब कि 5 ओम वैल्यू हो गई, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, सीधी बात है, अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो क्या हो जाएगा सर, दोनों ही इंटरेक्शन जो है वो हो जाएंगे, तो क्या होगा, बोलो। तो एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, बराबर। एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी, तो क्या होगा, एक पॉइंट पर इस साइड भी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, हाउस होल्ड को रिड्यूस करने के लिए क्या बोलते हैं, रिड्यूस मेथड यूज कर सकते हो, रिसाइकल मेथड यूज कर सकते हो, और रीजनरेशन और रिएक्टिव मेथड जैसी अलग अलग 3R मेथड यूज कर सकते हो। रिड्यूस में वेस्ट को आप कम यूज करोगे, रिड्यूस में आप वेस्ट को कम यूज करोगे, रीजनरेशन में उसको वापस से रीजनरेट करोगे, और रिसाइकल में उसको चेंज कर दोगे उसका फॉर्म, ठीक है। फिर बोला गया है कि एनर्जी फ्लो जो है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल में जाता है, हाँ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर्स है वहां से कंज्यूमर में जाएगा और यहाँ से डिकम्पोजर में जाएगा, तो जैसे जैसे एक ट्रैफिक में से दूसरे ट्रैफिक में जाएगा तो आपको 90% का लॉस सहना पड़ेगा, मतलब 90% एनर्जी यूज हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होती है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्या है, तो कि जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, बराबर। वाटर जो है वो कैसा होगा, तो कि सर वाटर के अंदर जो है वो 2 डायरेक्शंस होती है, और फूड के अंदर क्या होगा 1 डायरेक्शन होगी। क्लियर, इतना, कोई कंफ्यूजन। जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम में फूड ट्रांसफर होगा। याद रख लेना, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो याद रह जाएगा। और इसमें 2 डायरेक्शन में होगा, अपर और डाउनवर्ड्स, नीचे दोनों तरफ, और इसमें सिर्फ अपर डायरेक्शन में, ठीक है।
फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अर्थिंग क्यों करना ज़रूरी है? अर्थिंग इसीलिए करने का ज़रूरी है कि अगर कोई जगह से करंट लीक हो रहा है तो वो आपको ना लग के सीधा अर्थ में चला जाएगा, ताकि हमें शॉक से मुक्ति मिल सके। ठीक है, चलो आई थिंक सेक्शन बी भी हमारा क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, 3 मार्क का सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट मतलब एनर्जी जो है वो यहाँ से चली जाएगी, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंट्री, मतलब कि एनर्जी जो अगर कोई कंपाउंड एनर्जी लेता है दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक, और अगर कोई कंपाउंड जो है वो एनर्जी रिलीज कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा तो कि सर ये एनर्जी को एंटर करेगा, ये एनर्जी को एग्जिट करेगा। एग्जाम्पल क्या होगा तो कि अगर एकदम प्राइम एग्जाम्पल देखना है तो एनर्जी को लेने वाला मतलब कौन? तो कि सर फोटोसिंथेसिस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रेस्पिरेशन दैट विल बी, और क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में ऑब्जर्व करिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो सब एनर्जी को कंज्यूम करके, सनलाइट की एनर्जी को कंज्यूम करके लास्ट में आपको प्रोडक्ट बनाते हैं, बराबर। तो एकदम प्राइम एग्जांपल है कि एंडोथर्मिक का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल रेस्पिरेशन। क्लियर, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू, बराबर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? Mg282, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। और क्लोरीन के अंदर क्या होगा? 287, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? तो कि सर 2 4 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब क्या होगा तो कि सर मैग्नीशियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका काम हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब क्लोरीन को सेटिस्फाई होने के लिए एक और चाहिए, तो क्या होगा? मैग्नीशियम को तो क्या बोलते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसलिए दूसरा क्लोरीन आएगा। मतलब क्या है कि ये ऑक्टेट का कंसेप्ट है। कोई भी एलिमेंट को अपनी जो स्टेबल स्टेट में आना हो तो वो क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, और ऑक्टेट रूल बनाने के लिए उसको क्या करना है? अगर वो 4 तक है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 4 के प्लस है, 5 से 8 में है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, बराबर। उसका उल्टा, सॉरी कि अगर वो 4 तक है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और 5 से 8 में है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बराबर। 4 तक है मतलब कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 में है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, लेकिन अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 या 8 है तो उसको इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। जैसे कि क्लोरीन है तो 7 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा बाहर से, बराबर। और जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम के अंदर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल देगा। तो अब यहाँ से तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दूसरे क्लोरीन को देना पड़ेगा। मतलब कि क्या हुआ तो कि सर हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो तो एक ही है, मैग्नीशियम +2 हो गया, मतलब कि 1, और क्लोरीन जो है वो क्या है तो कि सर वो 2 है, बराबर। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, और ये जो सर्कल वाला है वो आपके मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हुआ तो कि सर 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन से जो बॉन्ड बने उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, सोडियम ऑक्साइड और आई थिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, अभी मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं तो बोर्ड में आ सकते हैं, तो जरा ध्यान से उसको कंप्लीट कर लेना। चलो आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट बोला गया है कि कौन सी केमिकल प्रोसेस यूज होती है मेटल ऑक्साइड में से मेटल को लेने के लिए, बराबर। अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि मेटल सल्फाइड या मेटल के कार्बोनेट होते हैं, वहां से वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर वहां से वो मेटल में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टेज के बारे में हमें पूछा गया है, तो यहाँ पर हमने रिडक्शन का भी यूज किया था और थर्मेट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट का भी यूज किया था। दोनों के बारे में आपको लिखना है कि एक तो रिडक्शन प्रोसेस हो सकती है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई इनवॉल्यूंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस मतलब कि जो अपने आप से नहीं होते हैं, वो खुद क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी है।
बराबर, मतलब कि हम उसको अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो कि सर वो वॉलेंटरी है, कॉन्शियस, ये हमारी कॉन्शियसनेस, मेरी मर्जी है तो मैं हाथ ऊपर करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। लेकिन हार्ट बीट वो मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलता, उसको धड़कना ही है तो वो कंटिन्यू करता रहेगा। अगर यहाँ पर कोई गर्म चीज हुई, मेरा हाथ गया तो तुरंत हाथ उठ जाएगा, वॉलेंटरी एक्शन है वो। बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैंने प्रण ले लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं हाथ नहीं हटाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही हाथ हट जाएगा। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। बराबर, तो मेजर क्या है, तो कि सर ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉन्शियस एक्शन है, अनकॉन्शियस एक्शन है। बराबर, चलिए क्लियर है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला गया है कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं, तो कि हमारे जो स्पर्म्स होते हैं उस स्पर्म को सीमेन बनाते हैं, मतलब कि अपने नरिशमेंट देते हैं, एनर्जी देते हैं, सो दैट कि वो आगे फ्लो कर सके। राइट। देन पूछा गया है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन मिलता है, तो कि मदर बॉडी के साथ वो जो है वो कनेक्टेड होता है, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोला जाएगा, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा मदर बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो के अंदर। बराबर, वहां से ही उसको सारे के सारे न्यूट्रिशमेंट, नरिशमेंट सब कुछ उसको मिलता जाएगा। बराबर, तो जो न्यूट्रिशंस है वो मदर बॉडी से होता क्या है कि जो बॉडी है एम्ब्रियो की, उसके नेवल साइड में वो प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है और उसके अंदर ब्लड फ्लो रहता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ सिमिलर विली जैसा रहता है। तो होगा क्या कि वो जो है वो मदर बॉडी से एम्ब्रियो के अंदर क्या करेगा, तो कि सर एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा और एम्ब्रियो जो है उसके सामने क्या करेगा, तो कि सर वेस्ट को रिमूव करके करेगा। बराबर, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। डन। फिर बोला गया है 43, ओके, एक और क्वेश्चन है कि न्यूली कपल्स हैं दैट आर डज नॉट वांट टू कंसीव द चाइल्ड, उनको चाइल्ड नहीं चाहिए अभी। बराबर, तो वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं, तो बुक में डिस्कस्ड ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, उसमें से वो लोग जो है वो अलग अलग, एक फिजिकल बैरियर मेथड है जहां पर कॉन्डोम यूज होता है, उसके बाद दूसरे सर्जिकल मेथड्स है जहां पर वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी हो सकता है, देन एक और है कॉपर टी वाला मेथड, वो भी यूज हो सकता है, और हार्मोनल चेंजेस करके ओव्यूलेशन को डिले किया जा सकता है, तो वो उसके लिए आपको पिल्स लेने पड़ेंगे, ओरल टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। तो ये सारे अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज हो सकते हैं। बराबर, चलो फिर बोला गया है कि प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन मतलब क्या है। सपोज कि ये हमारा एक प्लेनेरिया का डायग्राम है। बराबर, सपोज कि ये जो है वो हमारा प्लेनेरिया का डायग्राम है। बराबर, तो अगर ये प्लेनेरिया बीच में से अगर कट हो जाए, बराबर, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है वो क्या होगा, तो कि सर वो कुछ ऐसा दिखेगा। बराबर, तो ये नीचे का पार्ट कहाँ है, तो कि सर वो रीजनरेटिव है, मतलब कि टूट गया है, तो नीचे का पार्ट यहाँ पर है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, तो कि ये जो पार्ट है, लोअर पार्ट है, वो ग्रो हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो भी ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होगा, और ऐसा इसीलिए होगा बिकॉज उसके पास प्रॉपर रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बोला गया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाइए बाय रेक्टेंगुलर ग्लास विथ लेबल्ड डायग्राम। बराबर, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, यहाँ से ये जो जाएगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से जो जाएगा वो क्या होगा, आपका इमर्जेंट रे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब कि इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो यही चीजें आपको डिटेल में सेंटेंस बाय सेंटेंस सारी चीजें समझानी है। डन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई भी कंफ्यूजन है आप आराम से कमेंट कर सकते हो बिंदास। बराबर, जैसे ही मैं देखूंगा आई एम श्योर कि आई विल बी आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। बराबर, तो आप जल्दी से फटाफट वीडियो देखिए, कमेंट करिए, जो भी कुछ भी हो तो मुझे बताइए। आगे, हाउ मेनी इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया ना हमारा, 41 तो हो गया था, 44 है, 45 पर आए। ठीक है, बोला गया है कि स्टूडेंट को पेपर बर्न करना है, जैसे आप पेपर बर्न करते हो, बराबर, माचिस से, लेकिन ये हमारे साइंटिफिक स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से और एक लेंस की मदद से पेपर को बर्न करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर पाएंगे सर, डेफिनेटली कर पाएंगे अगर उनके पास कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो पूछा वही गया है कि कौन सा लेंस होगा, तो कि सर जी उनके पास जो है वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। फिर बोला गया है कि पोजीशन ऑफ
ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, तो कि सारी की सारी लाइट अगर इकट्ठा एक ही जगह पर मिले, ऐसा एक ही केस है जो कि फर्स्ट केस है, इसलिए इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, एट फोकस। कहाँ पर होगा, इमेज एट फोकस क्रिएट होगा। और फिर उसी केस के लिए आपको एक रे डायग्राम भी बनाना है। तो आराम से आप फर्स्ट वाला जो रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर आराम से बन जाएगा कि जैसे ही ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये हमारा 2f1, ये f2 और ये 2f2। तो होगा क्या कि जो सारे के सारे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज हैं वो यहाँ से f2 के अंदर से ट्रैवल करेंगे, तो ये f2 के पास से यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, तो क्या हमारी इमेज क्रिएट करेगा जो कि बहुत ही स्मॉल और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा। f पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और कौन सा लेंस होगा, तो कि सर जी कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर? आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 45 के सब क्वेश्चन जो है वो सारे क्लियर होंगे। डन? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। 46 बोला गया है कि ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है और उसका फॉर्मूला डिराइव करना है और कैसे उसके ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट कैसे डिसाइड होगी, हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला गया है कि जैसे ही आपके जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जो गिवन वोल्टेज है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो ये बन जाएगा V = RI। इसी को हम क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ बोला जाता है। और यहाँ पर V/I जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है V/R, मतलब कि वोल्ट अपॉन एम्पियर। लेकिन क्योंकि ये ओम नाम के जो साइंटिस्ट ने ढूंढा था इसलिए उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और 1 ओम की वैल्यू कितने हो जाएगी, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर है पूरा 46 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा बड़ा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हुआ। अब उससे भी बड़ा जो है सेक्शन डी जो है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये पेपर थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि इसमें थियरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है और थोड़े स्लो है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पेपर थोड़ा जल्दी खत्म हो सकता है आपका। चलिए आगे है एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताइए और डायग्राम भी ड्रॉ करना है। किस चीज के लिए, सोडियम कार्बोनेट के ऊपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो Na2CO3 और HCl मतलब एसिड की रिएक्शन करनी है। ये एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स है, चलो कि मिलने ही वाले हैं बराबर। अब बचा कौन, सॉल्ट। तो कि कौन सा सॉल्ट होगा, Na और Cl का, मतलब कि कौन सा सॉल्ट हो गया, NaCl सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से ये आपकी पूरी रिएक्शन हो जाएगी। उसी को आपको थोड़े डायग्राम बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेस्ड आपको बनाना है। टेक्स्ट बुक में ये मेटल कार्बोनेट की एसिड और के साथ जो रिएक्शन है वहां पर आपको सारी चीजें गिवन है, एक बार गो थ्रू कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन के अंदर कि भाई सॉइल की जो पीएच है वो एक्सप्लेन करनी है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सॉइल जो है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में काम करता है बराबर। ये सॉइल जो है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में काम करता है। अगर वो थोड़ी बहुत एसिडिक हो गई या थोड़ी बहुत बेसिक हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर वो बेसिक हो जाता है तो उसमें आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि हम क्या ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर को ऐड करेंगे। और अगर वो एसिडिक है तो हम उसको अंदर क्या ऐड करेंगे, लाइम ऐड करेंगे, सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज्ड होके प्रॉपर न्यूट्रल बन जाए। डन, इतनी चीजें इसके अंदर आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है 48 में कि कौन सी सॉल्ट की फैमिली के बारे में बताइए। सॉल्ट फैमिली का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप जिसके अंदर क्या होगा, कॉमन कैटायंस या कॉमन एनायन हो सकते हैं। जैसे कि अगर सारे के सारे सॉल्ट अगर सोडियम फैमिली के हैं, NaCl, Na2CO3, NaHCO3 बराबर Na2SO4, ये सारे मैंने सोडियम सॉल्ट बताया, सोडियम फैमिली के बारे में बताया। फिर सपोज की क्लोराइड फैमिली के, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, तो कैसे क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट हो जाएंगे। मतलब उसमें अगर कोई कैटायन या एनायन कॉमन आता है तो उसको हम फैमिली ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पर दो एग्जांपल बताना है सोडियम सॉल्ट और क्लोराइड सॉल्ट के, दो
लो, मैंने उसी के बारे में सारा आपको बता दिया था, बराबर। सोडियम के भी बारे में बता दिया और क्लोराइड के बारे में भी बोल दिया। ऐसे अलग अलग टाइप के कैटायन आ सकते हैं, बेरियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब उनके कंपाउंड के नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें फिलहाल सोडियम और क्लोराइड के बारे में जानना है। चलो लिख दूं मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, एक Na2CO3 और एक NaCl। फिर क्लोराइड के सॉल्ट में लिख देता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये NaCl भी यूज कर सकते हो वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरा सॉल्ट यूज कर लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चलो आपके रेफरेंस के लिए लिख भी लिया है, लिख लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो क्या फंक्शनल ग्रुप मतलब एक ऐसा स्पेशल केमिकल होता है हाइड्रोकार्बन की चेन में कि जिससे पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं कंपाउंड है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, किससे, तो कि फंक्शनल ग्रुप से। फिर बोला गया है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नाम, तो कि सर जैसे कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, तो कि सर एक फंक्शनल ग्रुप है, मैं मान के चलता हूँ कौन सा, तो कि अल्कोहल। फिर एक है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर। फिर एक ग्रुप है कौन सा, तो कि सर कीटोन। फिर एक हेलोजन का ग्रुप है, बराबर। तो ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप है। 4 फंक्शनल ग्रुप बोला गया है ना, सॉरी 3 फंक्शनल ग्रुप है, कोई बात नहीं, एक दिवाली का बोनस, बराबर। चलो अब उनके नाम बताने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंटेनिंग दिस फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड सोच लीजिए, जैसे कि प्रोपेन है तो अल्कोहल से बनेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन और क्लोरोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। और उसके आपको फॉर्मूलाज आप लिख दीजिएगा साथ में ही, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ये CH3 CH2OH, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कि सर CH3 CH2COOH, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोन में क्या हो जाएगा, COCH3 और CH3। और हेलोजन में क्लोरोप्रोपेन के बारे में बात करें तो CH3 CH2 Cl2 नहीं Cl, बराबर। तो ये सारे उनके एग्जाम्पल और फॉर्मूला आपने लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है, बोला गया है ABEF। ए क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं राइट वेंट्रिकल, बराबर। यहाँ से ये क्या होगा, तो कि सर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया आपका, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर। ABEF के आपको नाम लिखने थे। आगे बोला गया है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो सेपरेट करता है हार्ट और फर्दर प्रिवेंट द बैक फ्लो, मतलब कि यहाँ से जो ब्लड सपोज कि यहाँ से इधर ट्रांसफर होता है, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होता है, तो कौन उसको प्रिवेंट करेगा, बैक फ्लो को कौन प्रिवेंट करेगा, तो कि सर ये प्रिवेंट करेगा, जिसको क्या बोला जाएगा, वाल्व बोला जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें, डन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी में अगला सवाल है या फिर ओके है। बोला गया है कि थ्रू विच पार्ट ऑफ द हार्ट विल ब्लड बी पम्प्ड क्रोनिकली टुवर्ड्स द लंग्स, तो लंग्स की तरफ कैसे जाएगा, तो कि सर पल्मोनरी वेन्स से वो कहां पर चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, बराबर। सॉरी, पल्मोनरी वेन्स से which part of the heart pumped chronicle towards the lung, ओके, towards the lung पहुंचाना है, मतलब लंग्स के अंदर पहुंचाना है। अगर लंग्स के अंदर पहुंचाना है तो कौन होगा, पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से हार्ट में जाना है तो वो होगा पल्मोनरी वेन्स। क्लियर, टुवर्ड्स द लंग्स ले जाना है, ओके डन। फिर बोला गया आफ्टर द प्योरिफिकेशन ब्लड फ्रॉम, हाँ देखो ये टूवर्ड्स द लंग्स था, अब फ्रॉम द लंग्स है, तो लंग्स से कहाँ जाएगा, तो कि पल्मोनरी वेन से यहाँ पर आएगा, तो ये आपकी पल्मोनरी वेन से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से वो फिर एओर्टा के थ्रू जाएगा कहाँ पर, तो कि पूरी बॉडी में, बॉडी से यहाँ पर वो वेना केवा के थ्रू एंटर करेगा, यहाँ से वो जाएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से ये जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा कहां पर, तो कि सर बॉडी में, लंग्स में चला जाएगा, बराबर। यहाँ तो सिर्फ हार्ट तक पूछा है, मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, बराबर, डबल सर्कुलेशन के साथ, डन। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे दिवाली बोनस, परफेक्ट। चलो आगे बहुत बोनस दे दिया है हमको, अब 100 आउट ऑफ 100 लग के मेरे को आपको रिटर्न बोनस देना पड़ेगा, है ना। 100 आउट ऑफ 100 आने ही चाहिए सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन बताना है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का, क्या हो सकता है भाई, तो कि सर एडवांस सनराइज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या रीजन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे जो सन जो है वो होराइजन से ऊपर उठे या होराइजन के नीचे चले जाए, फिर भी हमें वो इफेक्ट दिखती है यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या
होगा कि लाइट जो है वो स्कैटर होती है और वही स्कैटरिंग जो है वो टिंडल इफेक्ट कहलाती है, बराबर। ऐसे ही जब लाइट जो है वो एनवायरमेंट के अंदर या कोई पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स के अंदर से वो अगर स्कैटर करती है तो उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल वो कैनोपी वाला एक एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर आप क्या बोलते हैं कि कोई भी खाली होल होता है खाली रूम के अंदर, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो दिखते हैं, दैट वी ऑल आर कमिंग इनटू द टिंडल इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम बनाना है और फिर बोला गया है और कुछ डोमेस्टिक सर्किट, बराबर। तो डोमेस्टिक सर्किट में आपको पता है अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है यहाँ पर, फिर वो अप्लायंसेस के आगे आपकी सर्किट, और फिर ये सर्किट के आगे आपका मेन स्विच के आगे सप्लाई और फिर फ्यूज। इस तरह से आपको वो सर्किट का डायग्राम बनाना है और यहाँ पर उनके अर्थिंग वायर कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो सिर्फ डायग्राम बनाना है तो ध्यान से अच्छे से कर लेना। बोला गया है आगे कि सेफर प्रैक्टिस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर यूज करो, प्रिकॉशंस क्या मेजर करने हैं कि उसका इंसुलेशन फटाना होना चाहिए सो दैट कि आपको करंट ना लग सके और ओवरलोडिंग ना होना चाहिए, बराबर। ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है सो दैट कि वो कोई एक सॉकेट में ज़्यादा करंट ना पास हो जाए। और दूसरा क्या है तो कि सर प्रिकॉशनरी मेजर पर आपका इंसुलेंस में गड़बड़ ना आए, लाइव वायर न्यूट्रल वायर मिक्स ना हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डन। फिर बोला गया है कि फिर क्या बोला गया है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए कंसर्न क्यों है, क्योंकि ओजोन जो है वो हमारे लिए एक हार्मफुल रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन, उस यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है, बराबर। तो अगर ये रेडिएशन ना होता तो हम शायद से यूवी रेडिएशन के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाते, तो इसीलिए उनका डैमेज, ओजोन का डैमेज हम नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमें यूवी का कैंसर, मतलब यूवी के जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, इसके लिए। फिर बोला गया है फूड चेन क्या होगा और फूड वेब क्या होगा। फूड चेन फिलहाल हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है कि प्रोड्यूसर से वो कौन जाएगा तो कि कंज्यूमर से वो डिकम्पोजर्स जाते हैं। वो आपका जो एक सीक्वेंस चलता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको फूड चेन बोला जाता है। और ऐसी अलग अलग फूड चेन जब मिक्स हो जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, फूड वेब बोला जाता है। क्लियर यहाँ पर? तो मिक्सचर ऑफ फूड चेन को ही हम फूड वेब बोलेंगे। डन। इसी के साथ हमारी जो 6 लेक्चर की जो सीरीज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सभी ने ये 6 लेक्चर देखना, बहुत अच्छे से देखना, और आप सभी का दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा थैंक यू अगर आपने इसको पसंद किया हुआ है, और अगर मैंने ये चीज़ से आपको कोई हेल्प करी हो तो सभी के लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी को। ठीक है, आप 6 लेक्चर देखिएगा और लिखे हैं तो आप सभी का बहुत थैंक यू। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो तो भी बताइएगा।